5 साल पहले बैंक ने जो गाइडेंस दी थी उसको बड़े मार्जिन से अचीव कर लिया है, जिसमें कासा रेशियो को 10% से 30% तक लेकर जाना, रिटेल लोन बुक को 35% से 70% तक करना और 200 ब्रांचेस को बढ़ाकर 800 करना, 3% वाले नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 5% तक लेकर जाना, बिना एनपीए को 2% से बढ़ाए। ये सब कुछ बैंक ने पिछले 5 सालों में अचीव कर लिया है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अगले 5 सालों के लिए भी गाइडेंस जारी कर दी है। मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है और ब्रोकरेज हाउस भी 13 से 15% की ग्रोथ देख रहे हैं। इतना ग्रो होने के बाद भी बैंक टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का 1% भी नहीं है और आने वाले सालों में अगर बैंक सिर्फ 5% भी, कम से कम कह रहा हूँ, सिर्फ 5% भी गेन कर लेता है तो सोचिए कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको कैसे मिलेगा, आ जाओ पता करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि FY25 के लिए बैंक की क्या गाइडेंस है, क्योंकि आगे ग्रोथ के लिए आपका इसे जानना बहुत ही जरूरी है और बैंक ने क्या क्या अचीव कर लिया है। तो देखिए, मर्जर के टाइम बैंक ने कहा था कि कासा रेशियो को 10% से 30% तक बढ़ाएंगे, जो कि 47% अचीव कर ली है। रिटेल लोन बुक को टोटल लोन बुक का 70% करना था, जिसको 83% तक कर लिया है। देन ब्रांचेस भी 206 से बढ़ाकर 944 हो चुकी है और NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंकिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो 6.36% पर आ गया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनपीए लेवल्स, जो कि 2015 के बाद से सबसे कम 1.38% के लेवल पर आ गए हैं, जिसे बैंक आगे भी कंटिन्यू रखना चाहता है। और FY25 की गाइडेंस की बात करूं तो बैंक कॉस्ट टू इनकम रेशियो को 65% से नीचे लेकर आना चाहता है, जो करंटली 72% पर है। वहीं ROA को 1.4 से 1.6 पर देखना चाहता है और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE को 13 से 15% पर। करंटली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 2830 करोड़ के हैं, जिसे बैंक जीरो करना चाहता है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो पर्सनल क्रेडिट 15 से 20% से ग्रो हुआ है पिछले 5 सालों में और ये GDP का सिर्फ 19% है, जिसका मतलब कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ के हाई चांसेस है। यहाँ पर्सनल क्रेडिट का मतलब है वो क्रेडिट जो आपको पर्सनल यूज के लिए मिलता है, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन एक्सेट्रा। पर्सनल क्रेडिट के साथ साथ रूरल फाइनेंस और स्मॉल बिजनेसेस को मिलने वाला क्रेडिट अगले 20 सालों में 15 टाइम ग्रो कर सकता है, 15 टाइम। वहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में डिपॉजिट्स की बात की जाए तो IDFC बैंक इसका 1% भी नहीं है और इसलिए आगे आने वाले टाइम में बैंक की ग्रोथ के हाई चांसेस है। और अपॉर्चुनिटी सिर्फ बातों में ही नहीं, बल्कि बैंक इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स भी ले रहा है, जैसे कि ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाना और डिजिटल इनोवेशन करना। डिजिटल इनोवेशन के कारण ही इनकी 95% ट्रांजैक्शन डिजिटली हो रही है और UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू में भी 62% की ग्रोथ नजर आई है। क्रेडिट कार्ड में 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और डेबिट कार्ड में 39%। जैसे मैंने जियो फाइनेंशियल की इस वीडियो में बताया कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और उसके पैसे मैनेज करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। पिछले 4 सालों में IDFC का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ गया है, 10 गुना, और सिर्फ पिछले 1 साल में ही 66%। आने वाले 5 सालों में देश में अल्ट्रा HNS की गिनती 50% तक बढ़ जाएगी और उसका फायदा भी बैंक को मिल सकता है। अगर इनके नंबर्स देखें तो लोन एंड एडवांसेस में 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, वहीं कस्टमर डिपॉजिट में 41% की। बैंक की कोर ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। इनकम जहां 32% बढ़ी है, वहीं प्रॉफिट 30% और पैड भी 21% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन एसेट, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा गिर के 1.10% पर आ गया है और ROE 10.30% पर। इनके टोटल डिपॉजिट 37% से ग्रो हुए हैं पिछले 5 साल में। वही कोर रिटेल डिपॉजिट्स की बात करूं तो इसमें 63% की ग्रोथ हुई है। नंबर्स देख रहे हो, बैंक के कासा डिपॉजिट, जिसमें सेविंग अकाउंट और बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट होता है, उसमें भी 64% की ग्रोथ हुई है। हालांकि बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट कम करके 3% कर दिया है, इसके बावजूद भी इनका कासा डिपॉजिट 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि बैंक की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो करता है। हालांकि इसी को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 2021 के बाद से ये 4% कम हुआ है और पिछले 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। इस पर बैंक के CEO का कहना है कि इस वक्त
वक्त इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग सेविंग से पैसा निकालकर एफडी में लगा रहे हैं, इसलिए कासा रेशो कम हो रही है और इन्हीं के चलते कासा और भी कम हो सकती है। अभी तक की वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसलिए प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। 2018 में इनके कस्टमर डिपॉजिट का मेजोरिटी 73% होलसेल डिपॉजिट के रूप में आता था, जो अब 6 साल बाद बिल्कुल अपोजिट हो गया है और अब 78% रिटेल डिपॉजिट से आता है। बैंक की लोन बुक देखे तो इन्होंने ज्यादातर लोन होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रूरल फाइनेंस के रूप में दिए हैं। बैंक सिर्फ लोन देने में ही नहीं बल्कि वापस वसूलने में भी माहिर है। इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी 99.6% है, जो कि बैंक की साउंड फाइनेंशियल कंडीशन शो करती है। पर इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोन लेकर वापस ही नहीं करते और उन्हीं के कारण बैंक के एनपीए नजर आने लगते हैं। पर जैसा हमने अभी देखा कि इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी काफी स्ट्रॉन्ग है और उसी के चलते ग्रोस एनपीए इंप्रूव होकर 1.38% पर आ गए हैं और नेट एनपीए 0.44% पर। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इसे टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर सेगमेंट वाइज एनपीए देखे तो सबसे कम एनपीए होम लोन में हुए हैं, वहीं सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स में। मैं इंफ्रा और नॉन इंफ्रा सेगमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड में भी इतने हाई एनपीए होने का रीजन है इसकी अनसिक्योर्ड नेचर। जब कोई बैंक किसी को कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है उससे कोई कोलेट्रल नहीं रखवाता, बस इसी के कारण इसमें इतने हाई एनपीए नजर आते हैं। जितने एनपीए ज्यादा होंगे उतनी बैंक की कमाई कम होगी और जितने एनपीए कम होंगे बैंक की कमाई उतनी ज्यादा होगी। हालांकि बैंक के ओवरऑल एनपीए 1.38% पर आ गए हैं, जिसकी वजह से इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में 30% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली है और 5 ईयर में 28% CAGR की ग्रोथ हुई है। अगर नंबर्स पर गौर करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो 30% बढ़ी ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे पीपीओपी भी कहते हैं वो भी 26% ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से पैड में भी 21% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बैंक और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। ESG फ्रंट पर भी बैंक अच्छा काम कर रहा है। हर एक न्यू होम लोन देने पर बैंक एक पेड़ लगा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि नॉर्थ इंडिया में काफी गर्मी पड़ रही है, तो समाज के लिए ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव करना भी काफी मायने रखते हैं। बैंक की लॉन्ग टर्म विजन पर बैंक के सीईओ का कहना है कि वो लोन ग्रोथ से ज्यादा डिपॉजिट ग्रो करने पर फोकस करना चाहते हैं और दूसरा क्रेडिट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और उनकी कोशिश रहेगी कि ग्रोस एनपीए 2% से ना बढ़े, जो कि अभी 1.38% पर चल रहे हैं। और नंबर 3 की हमारी क्रेडिट कॉस्ट जितनी कम हो सके होनी चाहिए। अब अगर हम बैंक की फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो बैंक ने काफी बड़े बड़े टारगेट सेट किए हैं। जो ब्रांचेस 2023 में 897 थी वो 5 साल बाद 1700 से 1800 तक जा सकती है, यानी कि 34% की ग्रोथ। वहीं ये कस्टमर डिपॉजिट को 36% से ग्रो करना चाहते हैं। लोन एंड एडवांसेस में ये 13% की ग्रोथ देख रहे हैं। वहीं ग्रोस एनपीए को 1.5% के अंडर ही रखना चाहते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो बैंक का जो प्रॉफिट 2023 में 2232 करोड़ का है वो 2029 तक 13,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ROA के लिए 2% का टारगेट रखा गया है और करंट ROE जो 10% पर चल रही है उसे 17 से 18% तक करने का टारगेट रखा है। आपको बैंक की इस गाइडेंस के बारे में क्या लगता है? अचीव कर पाएंगे या ये बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए ही हैं? कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।